अध्याय 101 कलाकृति काम नहीं आई। अल्फांसो हमेशा से एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो अपने सहयोगियों और दुश्मनों दोनों पर पहले से ही गहन शोध करते थे। चाहे वह अपने साथियों की तुलना में कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह हमेशा सतर्क रहता था। इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने उन लोगों पर भी शोध किया था जिनसे वह आज मिलने वाला था। बेशक 5 प्रमुख कुलों के उत्तराधिकारियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना कोई मजाक नहीं था। उन्होंने विशेष रूप से अपने बड़ों से इसे प्राप्त करने के लिए कहा था। कुछ संक्षिप्त जानकारी हासिल करने के लिए उन्हें भारी मात्रा में संसाधन खर्च करने पड़े। सेलेस्टियल पैराडॉक्स कबीले के लोग हमेशा पीढ़ियों से सबसे मजबूत रहे हैं और दोनों लड़कियां कबीले की असाधारण प्रतिभाएं थीं। पवित्र तलवार कबीले से डैनियल एक तलवार प्रतिभावान व्यक्ति था। सेक्रेड स्वॉर्ड्स कबीला सबसे मजबूत शारीरिक ओझा और उपकरण स्वामी पैदा करने के लिए प्रसिद्ध था। अपनी जानकारी से उसे पता चल गया था कि यह आदमी गुस्सैल है। इसी कारण वह शुरू से उससे बात भी नहीं करता था। उसे इस तरह के लोगों से बातचीत करने की आदत नहीं थी। इतना ही नहीं, वह ये भी जानता था कि यद्यपि ये लड़का गुस्सैल लग रहा था, वास्तव में वह काफी चतुर और तलवार चलाने में माहिर था। दूसरी ओर ब्लू क्राउन कबीले का एम्बर भी काफी प्रतिभाशाली था और उसे तावीज़ों और भूत प्रेत भगाने के अन्य उपकरणों में महारत हासिल थी। वह एक चतुर व्यक्ति थी और उसे उसके साथ व्यवहार करने में कोई आपत्ति नहीं थी। सबसे बाद में आने वाले लोग मिस्टिक पर्च कबीले से थे। ये भी एक ऐसा कबीला था जिसमें बहुत सारे रहस्य थे और ओझाओं के बीच सबसे खराब प्रतिष्ठा थी। वे अपने साथी ओझाओं के प्रति भी क्रूरता और अमानवीय व्यवहार के लिए काफी बदनाम थे। हालांकि उन्हें नादिया के बारे में जानकारी तो मिली, लेकिन वो बहुत सीमित थी। यहाँ तक कि बड़े बुजुर्ग भी इसके बारे में शक्तिहीन थे। सीमित ज्ञान से वह जानता था कि नादिया अपने भाई बहनों में भी असाधारण प्रतिभाशाली थी। अफवाहों के अनुसार वह कबीले की अगली कुलमाता बनने वाली सबसे संभावित व्यक्ति भी थी। जाहिर है वह इस एकमात्र कारण और दिव्य विरोधाभास कबीले की उन 2 लड़कियों के कारण उसके साथ संबंध बनाने में बहुत रुचि रखता था। लेकिन जिस बात ने उसे हैरान कर दिया वह नादिया के पीछे वाला आदमी था। उसने अपना परिचय ओलिवर के रूप में दिया और वह नादिया का जुड़वा भाई था, लेकिन सूचना में उसका उल्लेख नहीं किया गया था। वह अचानक कहीं से बाहर आ गया और इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात यह थी कि वह अपने शरीर से ज्यादा एस्पेरा को महसूस नहीं कर सका। इतना ही नहीं, वह जो कलाकृति ले जा रहा था वह नादिया की उपस्थिति में गूंज रही थी, जिसकी तीव्रता दिव्य विरोधाभास कबीले की 2 बहनों के समान थी। लेकिन जब उन्होंने ओलिवर पर कलाकृति का उपयोग करने की कोशिश की, तो कलाकृति ने थोड़ी सी भी प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं की। कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं। क्या आर्टिफैक्ट काम नहीं कर रहा था? ऐसा लगा जैसे ओलिवर ध्यान देने लायक ही नहीं था। उसने खुद भी इसे समझने की कोशिश की, लेकिन उसे जो कुछ भी मिला वह औसत से ऊपर था। उसे अपनी ताकत पर संदेह हो गया। और फिर अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए ओलिवर अभी द्वंद्व से पीछे हट गया, जैसे कि उनका सामना करने में भी झिझक रहा हो। क्या वह जानता था कि वह कमजोर था और इसलिए उनसे लड़ना नहीं चाहता था? यदि वास्तव में ऐसा था, तो सबसे पहले उन्हें उनके समूह से हटाया जाना चाहिए। उन्होंने इसके बारे में अनगिनत किताबों में अनगिनत बार पढ़ा था। किसी टीम में किसी अयोग्य व्यक्ति का होना राक्षसों की भीड़ से घिरे रहने से अधिक घातक था। यदि वे एक दूसरे से परिचित होने जा रहे थे और एक संभावित समूह या किसी प्रकार का गठबंधन बनाने जा रहे थे, तो ओलिवर को पहले ही हटा दिया जाना चाहिए। बेला का सुझाव सबसे अच्छा तरीका था और सबसे अच्छे समय पर भी। ओलिवर और उसके कौशल को परखने का इससे बेहतर मौका उसे नहीं मिल सका। वह अपने संदेहों की पुष्टि कर सकता था और साथ ही उन्हें उनके बीच का अंतर भी बता सकता था। उसे उसके प्रति कोई विशेष घृणा महसूस नहीं हुई, लेकिन भविष्य में यदि वे अधिक साथ रहने वाले थे तो वह एक कमजोर साथी का जोखिम नहीं उठा सकता था। और यह ओलिवर के लिए भी अच्छा था। भविष्य में उनके सामने आने वाले किसी भी खतरे से उनकी जान बच जाएगी। इसलिए उसने उसकी बात काट दी और उसकी ओर से भी सहमति दे दी। ओलिवर ने आश्चर्यचकित भाव से अल्फांसो की ओर देखा।
उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यह नेक दिखने वाला लड़का इतना क्रूर भी होगा। उन्हें हमेशा लगता था कि लड़ाई झगड़े के जरिए रिश्ते निभाना सही नहीं है। बंधन के बजाय ज्यादातर मामलों में यह एक पदानुक्रम स्थापित करने का मामला था। अपनी आंख के कोने से नादिया को देखते हुए वह उसका भावशून्य रूप देख सकता था, लेकिन वह किसी कारण से उसकी आंखों में क्रोध का संकेत महसूस कर सकता था। क्या यह उसकी कल्पना थी? अभी उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी आंखों में गुस्सा उसके लिए था। पहले जब उसका नाम काट दिया गया था तो उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसने देखा कि कैसे उसका नाम एक बार नहीं बल्कि लगातार 2 बार काट दिया गया था। पहले बेला नाम की वह लड़की थी और फिर यह गूंगा सा दिखने वाला लड़का। ये स्पष्ट रूप से अकेले उनके लिए ही नहीं बल्कि कबीले के लिए भी अपमानजनक था। यदि वे यहाँ अपने अपने कुलों के प्रतिनिधि के रूप में थे तो बोलते समय उन्हें टोका जाना सीधे तौर पर उनके कुल की राय को नजरअंदाज करने के समान है। हालांकि उसे खुद इन मूर्ख बच्चों के झुंड के साथ बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसे ओलिवर द्वारा उसकी ओर से बात करने में भी कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन उसे इस तरह करते देख उसे भी अपमानित महसूस हुआ। कुल का अनादर नहीं करना चाहिए, इस मुलाकात में उसके लिए यही मुख्य मकसद था। वह इन लोगों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए यहाँ आई थी। इसके अलावा किसी कारण से बेला जिस तरह से ओलिवर के साथ इतनी सहजता से बात कर रही थी वह उससे नफरत करती थी। बेकार लोगों का एक समूह, वह इसे फिसलने नहीं देने वाली थी। फिर ये तय हो गया है, मैं एक बुजुर्ग को बुलाऊंगा और हमें तुरंत शुरू करना चाहिए। ये कैसा रहेगा? हम बहुत कुछ निकालेंगे और दोनों का मिलान करेंगे। चूंकि एम्बर और डैनियल एक तर्क में हैं, वे इसे द्वंद्वयुक्त कर सकते हैं। हम में से बाकी लोग चित्र बनाऊंगा, बेला ने सुझाव दिया। अन्य सभी सहमत थे, इसलिए अंत में ओलिवर को भी सहमत होना पड़ा। कहानी खत्म। अलविदा।